मैं आऊंगा आप लोग के 10 के दमदार ट्रेड्स के लिए, लेकिन इस बीच नीपियन कैपिटल के को फाउंडर और मैनेजिंग पार्टनर गौतम त्रिवेदी सर आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। गौतम सर, हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं मार्केट में उससे पहले पता है ऐसी सवाल घूम रहा था दिमाग में, कल जब देखा आपका एडिशन है, आप आज जुड़ने वाले हो हमारे साथ। ये नीपियन कैपिटल क्यों? निपिन कैपिटल क्या ऐसा है कि निपिन सी में वो रोड है एक मुंबई में, जैसे आप लोग ना जानते हो, तो निपिन सी रोड के आसपास है ऑफिस, इसीलिए निपिन कैपिटल है, कोई और वजह थी? आपका सवाल एकदम सही है। नेपियन नाम हमने इसलिए वजह से चुना कि हम लोग नेपियन सी रोड पे रहते हैं और आज की तारीख में आप जो आरओसी में जाए, मैं आपकी बात कर रहा हूँ आशीष जी, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, जो आप आरओसी में जाइए, हिंदू भगवान, ग्रीक गॉड, रोमन गॉड, हिमालय के कोई भी पीक को चुनो, हर एक नाम मतलब 30 या 40 या 50 साल पहले बुक हो चुका है, तो मतलब वो नाम अवेलेबल ही नहीं है। तो हमने मतलब इतने कम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ट्राई किए, कुछ भी नहीं मिल रहा था। तो फिर घूम फिर के हमने बताया कि अमेरिका में और वेस्ट में जहाँ पे फंड मैनेजर रहते हैं, मोर ऑफन देन नॉट वो लोग अपनी रस्ते का नाम आपको हेज फंड का या म्यूचुअल फंड का नाम रख देते हैं, नहीं तो कभी कभी खुद के फैमिली नेम को भी रख देते हैं। तो फॉर एग्जांपल आपको मालूम होगा फ्रैंकलिन टेम्पल्टन, तो सर जॉन टेम्पल्टन का जो सरनेम था वो हिसाब से टेम्पल्टन फंड्स हो चुके हैं। तो हमको हमारा पर्सनल नाम तो नहीं लगाना था, हमने बोला चलो ठीक है, कुछ नाम सोचते हैं जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में जजे। फिर हमने थोड़ी मेहनत की और छानबीन की, तो मालूम पड़ा कि सर एवन नेपियन करके एक ब्रिटिश के गवर्नर थे, बॉम्बे स्टेट के गवर्नर थे जब ब्रिटिश यहाँ राज करते थे। और चलो ठीक है जो भी हो, लेकिन वो हिसाब से हमने नाम चुना है, तो हम लोग वहीं रहते हैं, इसलिए नाम चुना। ऑफिस वैसे नरिमन पॉइंट में। वीरू, ये अपन बच गए। ये गौतम सर तो नेपियन सी रोड पे रहते हैं, अपन जिन रोड पे रहते हैं उनके नाम से कंपनी खोलनी पड़ती, तो लोग आते ही नहीं अपनी कंपनी में। तो ठीक है। अच्छा गौतम सर, मार्केट को लेके व्यू क्या बन रहा है भाई? बहुत अच्छे मूव्स, अब बहुत वोलेटिलिटी ऑफ लेट। अब इस वोलेटिलिटी के पीछे अनसर्टेनिटी होगी मेरे ख्याल से फेड एक्शन की, लेकिन इंडियन इक्विटीज इस बीच काफी रेजिलिएंट नजर आ रही हैं। इस रेजिलियंस का मतलब क्या? ये कि हम आउट परफॉर्म करेंगे, मूड सुधरेगा तो हमारा आउट परफॉर्मेंस और स्टार्क होगा, खरीद लूं जो भी गिरावट मिलती है या नहीं? देखिए, इसमें दो बातें हैं। एक तो जब हम देखें इंडिया की वैल्यूएशन की, आज की तारीख में अपना जो मार्केट है निफ्टी 50 की मैं बात कर रहा हूं, तो करीबन 21 टाइम्स पीई, प्राइस टू अर्निंग्स की बात कर रहा हूं। एफआई नहीं, ये होगा कैलेंडर 23। और आप जो इंडिया को कंपेयर करें विद एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट या एमएससीआई चाइना, तो वी आर एट 100%, 100% 100% प्रीमियम पे हम लोग ट्रेड कर रहे हैं। तो वो नेगेटिव हो गया कि हिस्टोरिकली ऑफ कोर्स हमारा मार्केट आप देखिए तो ऑलवेज प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है और कर रहा था इतने वर्षों से। लेकिन ये जो भी प्रीमियम चल रहा है 100% प्रीमियम, मतलब डबल वैल्यूएशन, वो मुझे लगता है काफी महंगा है। तो वो ये एक बात होगी। दूसरी बात ये है कि जब हम विश्व में देखें, यूरोप को देखो, अमेरिका को देखो, चाइना को देखो, और जो ओरिजिनल आपको याद है गोल्डमैन सैक्स ने ब्रिक्स नाम का रिपोर्ट निकाला था करीबन 12-13 साल पहले, जहां पे उन्होंने बोला था कि नेक्स्ट ग्रोथ ग्लोबल में, विश्व में आएगा फ्रॉम ब्राजील, रशिया, इंडिया एंड चाइना। तो जो ब्रिक्स इकोनॉमीज है उनमें से आप देखिए तो ब्राजील में ज्यादातर इंटरेस्ट नहीं है, रशिया में तो चांस ही नहीं है, जब तक की लड़ाई जारी रहेगी तो किसी को इंटरेस्ट नहीं है रशिया में पैसा डालना। चाइना हैज इट्स ओन शेयर ऑफ प्रॉब्लम्स, कोविड की इश्यूज है, सप्लाई चेन बॉटलनेक्स है, सरकारी पॉलिसीज वहाँ मतलब काफी स्ट्रिक्ट है। तो उसकी वजह से इंडिया मुझे लगता है कि एक ही देश रह गया है जहाँ पे बड़े पैमाने पे इन्वेस्टमेंट हो सकता है। अभी आप आज देखिए, आज की तारीख में इंडिया भी विश्व में 4 नंबर पे आ गया है फ्रॉम अ मार्केट कैप, टोटल मार्केट कैप पर्सपेक्टिव। तो पहला नंबर है अमेरिका का, फिर चाइना, फिर जापान और फिर हांगकांग, लेकिन मैं और फिर आता है इंडिया। लेकिन इंडिया को मैं चौथे नंबर पे क्यों रख रहा हूँ? क्योंकि चाइना और हांगकांग एक ही हो गए, तो इफेक्टिवली वी आर द 4th लार्जेस्ट लिक्विड बिगेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड। तो उसकी वजह से मुझे लगता है कि विश्व के जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वही सोच रहे हैं कि
हमने करीबन $40 बिलियन का सेलिंग किया अक्टूबर, पिछले साल अक्टूबर से इस साल जून तक। और इसके बाद मुझे लगता है जो पैसा लौट के आ रहा है वापस, और वो अच्छी बात है अपने अपने देश में। गौतम सर, मैं अभी इनफैक्ट 3-4 रोज़ पहले जब आपके स्टेटमेंट्स पढ़ रहा था, आपके इंटरेक्शंस पढ़ रहा था, एंड स्पेशली विद CNBC TV 18, आपने एक बात कही थी कि जैक्सन होल सिम्पोजियम से जो भी अगर आप देखें कमेंट्स निकल के आएंगे वो काफ़ी क्रिटिकल रहेंगे मार्केट के नेक्स्ट फेज़ के लिए, उसका बेस या फिर उसका टॉप निर्धारित करने के लिए। लेकिन पोस्ट दिस कमेंट्स और पोस्ट दिस आउटकम एक बड़ा डिफरेंशियल क्रिएट हो गया सर। अगर आप मैं इस 3 दिन की प्राइस परफॉर्मेंस को देखूं, मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे वी आर स्टिल ट्रेडिंग एट डे हाई। इस डिफरेंशियल पे आपका टेक क्या है? ह्यूज कैश इस वक्त चेस कर रहा है इंडियन मार्केट्स को, और लिक्विडिटी कहीं भी परसिस्ट करेगी, चाहे यूएस में, चाहे वो इमर्जिंग मार्केट्स में, वो किसी ना किसी चीज को चेस कर रही है, और वो इंडियन मार्केट्स को चेस कर रही है। क्या ये क्रम लिक्विडिटी का इंडियन मार्केट्स को चेस करने का आपको लगता है कंटिन्यू करेगा? देखिए, जो चेयरमैन पावल ने पिछले शुक्रवार को जो बताया कि मतलब हमारी शुक्रवार, उनकी गुरुवार, हमारी शनिवार सॉरी, और उनकी शुक्रवार, और उन्होंने सीधा कहा है कि जब तक महंगाई, इन्फ्लेशन 2% पे नहीं आए, वो लोग लगातार रेट बढ़ाते रहेंगे। इसके काफी इफेक्ट्स आते हैं। एक तो ये बात है कि डॉलर विल कंटिन्यू टू स्ट्रेंथन, और जब तक डॉलर स्ट्रेंथन या डॉलर जोरदार रहेगा, तो अपनी करेंसी जो है, बाकी करेंसीज को छोड़ो, बाकी देशों को छोड़ो, मैं अपनी इंडिया की बात कर रहा हूँ, अपने देश की बात कर रहा हूँ, कि जब आप अपनी करेंसी की बात कर रहा हूँ कि जो 80 तक पहुंच गया था, शायद और भी गिर सके। इसके लिए आरबीआई को हमारे देश में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ानी पड़ेगी, और जितनी इंटरेस्ट रेट्स वो लोग बढ़ाएंगे ताकि करेंसी और रुपये और ना गिरे, उसका इफेक्ट इंडिया में अपनी डोमेस्टिक डिमांड में, लोगों के ईएमआई में, और इसका इम्पैक्ट कंटिन्यूस आएगा अपने देश में। और उसकी वजह से मेरे को फिक्र है, डर है कि जब फेड और इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा, उसका इफेक्ट पूरे विश्व में आएगा और इंडिया में जरूर आएगा। हैविंग सेड दैट, जो इंटरेस्ट रेट्स यूएस में बढ़ती रहेगी और फेड बढ़ाते रहेंगे, तो एक बात एक नजरिया आप रखो कि उसकी वजह क्या है, क्यों कर रहे हैं। उनको डिमांड कर्व करना है, और जो डिमांड अमेरिका में कर्व हो गया, शायद ऑयल का हो, मेटल्स का हो, फूड ग्रेन्स का हो, मतलब चावल हो, गेहूं हो, तो उसका इम्पैक्ट इंडिया के लिए तो पॉजिटिव ही है। सो लोग, मुझे लगता है कि इन्वेस्टर्स जब इंक्रीमेंटली फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो वो हिसाब से ही देख रहे हैं कि जो अमेरिका में रिसेशन जो आ गया और इकोनॉमी स्लो डाउन हो गई, तो पूरे विश्व में बड़ी इकोनॉमीज में नंबर 1 बेनिफिशियरीज इंडिया। गौतम सर, एक मिनट, निफ्टी बैंक दिखाइए स्क्रीन पे। इन ग्रीन 39,600 के ऊपर के टिक्स नजर आए थे, और ये मूव से जस्ट पहले हमने वो हीरो जीरो ट्रेड के तौर पे 39,500 का, 39,600 का मेरे ख्याल से कॉल, हाँ, वो 150 पे उठाया था। नीलेश जी, ये तो 200 के ऊपर होके आ रहा है ना, अभी रखे रहे ना? बिल्कुल आशीष जी, इसे होल्ड करके चलना चाहिए, एक हीरो ट्रेड साबित हो सकता है। मैं तो कहूंगा अभी तो मूव शुरुआत हुआ है, मूव में शुरुआत देखने को मिल रही है। एचडीएफसी बैंक लीड कर रहे हैं यहाँ पे, तो मेरा ये मानना है कि यहाँ पे 200 के जो पहले टारगेट थे वो तो अचीव हो चुके हैं। अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रिवाइज करके इसे 100 के आसपास का रख दीजिए, और ऊपरी स्तरों पर 250 सेकंड टारगेट था, वो भी बहुत जल्द हमें देखने को मिलेगा। उसके बाद 300 तक का भी मूव हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो जिन्होंने हमें सुन के खरीदा है, उसे बिल्कुल होल्ड करके चलना चाहिए। 39,600 के ऊपर बढ़िया हीरो जीरो ट्रेड एक्सपायरी के लिए नीलेश जी की तरफ से, बहुत बढ़िया। और अभी भी होल्ड करना है, 200 के टारगेट पहला वाले अचीव हो गए, अभी तो और अप मूव्स देखने को मिलेंगे। वीरू, आप कुछ ऐड करना चाहते हो? नहीं आशीष, वही है, जो बात मैंने कुछ देर पहले कही थी ना, 550, 39,550 ये बाइसेक्ट हो तो जो नेक्स्ट लेवल है, मेंशन में सुबह मेंशन किया था आशीष, 39
940, 48,740 ये ट्रेजेक्टरी भी आ सकती है। आपका कॉल राइटर का पूरा कन्विक्शन जोन बैंक निफ्टी ने पार कर लिया है आशीष। अब नेक्स्ट कॉल राइटर बैठा है सिर्फ 40,000 पे आशीष ऑन एक्सपायरी डे। निफ्टी बैंक का बढ़िया मूव। और वैसे गौतम सर के जो पोर्टफोलियो है उसमें बैंकिंग स्टॉक्स का वजन है तगड़ा। मेरे ख्याल से नेपियन कैपिटल के पास आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, गौतम सर, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, ये सब आपने रख रखे हैं। फाइनेंशियल्स, बैंक, इवन मेरे ख्याल से बजाज का भी कोई आम, बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस भी था आपके पोर्टफोलियो में। ये फाइनेंशियल्स ही चार्ज को लीड करेंगे, इसी पॉकेट से सबसे ज्यादा कन्विक्शन है क्या? वेटेज भी ज्यादा है क्या? देखिए, इसमें क्या है कि उसकी दो वजह है। एक तो पूरा बैंकिंग सिस्टम में जो सुधार आया है, वहाँ पे एनपीएल्स में काफी मतलब क्लीन अप हो चुका है। तो मुझे लगता है प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहा हूँ, पीएसयूज में शायद अभी भी कुछ घटने बाकी है शायद, लेकिन मुझे लगता है कि जो बैंक के नाम आपने अभी दिए हैं, एक्सिस, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, हमें लगता है कि तीनों बैंकों में जो एनपीएल का प्रॉब्लम था वो बड़े पैमाने में खत्म हो चुका है। नंबर 1। नंबर 2, तीनों बैंकों में कोई ना कोई बड़ा ट्रिगर है। अब आईसीआईसीआई बैंक को देखो कि उनका डिजिटाइजेशन पे फोकस है। एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक का जो मर्जर है उसमें हमें लगता है कि बड़ी बड़ी सिनर्जीज बाहर आएगी, और एक्सिस में भी सिग्निफिकेंट टर्न अराउंड हो रहा है। तो इन तीनों बैंकों में एक और खासियत ये बात है कि जब ये जो 40 बिलियन की जो मैंने पहले बात की, जो एफआई का सेलिंग आया अक्टूबर पिछले साल से, तो बड़े लिक्विड स्टॉक्स में मैक्सिमम सेलिंग आया, और ये तीनों बैंक में इंपैक्ट आया। करीबन 15 से 20% ये बैंक्स गिरी थी। तो इसकी वजह से हमें ये दोनों कारण की वजह से हमने ये बैंक्स खरीदे। अच्छा गौतम सर, आपके प्रेफर्ड स्टॉक्स, और अगर आप देखें क्रिप्टो स्टॉक्स की ट्रेजेक्टरी में, अगर मैं मीडिया स्पेस में देखूं तो जी भी शामिल था। अब जी को लेकर जो खबर आ रही है उसमें सीसीआई ने, अगर आप देखें, कुछ ऑब्जेक्शंस और उठाए हैं इस डील को लेकर, इस मर्जर को लेकर। आप इसे कैसे रीड करते हैं, और क्या इस ऑब्जेक्शंस के बाद, इन पॉइंट्स के बाद आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम हुआ है? आपका व्यू क्या होगा अपने ही स्टॉक पे इस खबर के बाद? देखिए, ये तो अभी जी और सोनी दोनों, मतलब आई एम श्योर सीसीआई को जाके बताएंगे कि भाई ये मर्जर से ये सिनर्जीज जो आ रही है, और मर्जर से इतना कोई डोमिनेंस तो होने वाला नहीं है। दूसरे बड़े बड़े खिलाड़ी ऑलरेडी ये क्षेत्र में हैं, तो ऐसा नहीं है कि जी और सोनी के मर्जर के बाद कोई मतलब कंपटीशन रुक जाएगा। आप तो जानते ही है कौन से बड़े बड़े खिलाड़ी ऑलरेडी ये क्षेत्र में है। और मुझे लगता है कि आप जो मीडिया और एंटरटेनमेंट क्षेत्र में देखिए तो जी इज द बेस्ट, जो कल का लार्ज कैप था आज मिड कैप हो चुका है, और हमें लगता है कि ये वापस लार्ज कैप हो सकता है ये मर्जर के बाद। तो इसी की वजह से हमने ये शेयर खरीदा है, और मुझे लगता है मर्जर को शायद थोड़ा और टाइम और वक्त लगे, वो ठीक है। हम तो मतलब हमारा इन्वेस्टमेंट होराइजन 3 से 4 साल है, तो ये 6 महीने और लगे तो ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, बढ़िया तरीके से अपने व्यूज शेयर करने के लिए। और इस बीच अब वो 10 के दमदार ट्रेड के कुछ दमदार